नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने आप सबके कुछ क्वेश्चन जो है एग्रोनॉमी यानी हार्टिकल्चर से संबंधित हमने आप सबको उपलब्ध कराए थे, जिसे यानी हार्टिकल्चर। तो हमने बताया था कि आज हमारे जो जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम देखेंगे जीएस के भारत का इतिहास। क्या देखेंगे? भारत का इतिहास। तो हम आप सबको जो हमारे सामान्य ज्ञान होते हैं जनरल नॉलेज के, उसके आपके हम एक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हम आप सबको उपलब्ध करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी यूपी के बारे में जो भी सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, यानी बेसिक से आप सबको हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आप सबको पता कि जो आने वाले समय में 1-2 महीने बाद तो ज़रूर जो भी पेपर दिए गए हैं, जो पोस्टपोन्ड हो गए, वो ज़रूर पेपर कराए जाएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कुछ क्वेश्चन जो होता है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सबको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं भारत का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास देखते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? बेसिक से। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर, कहाँ से? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है। यानी भारत का नाम इसका कैसे पड़ा, और मतलब भारत का नाम इसका कैसे पड़ा और कब से ये कहा जाने लगा? तो उत्तर में हिमालय से लेकर, कहाँ से? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप को भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे यानी ये ध्यान रखना कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए उपमहाद्वीप को भारत के नाम से जाना जाता है, या भारत के नाम से इसे ज्ञात है, भारत का नाम इसे दिया गया है। जिससे महाकाव्य तथा पुराणों में, कहाँ पर? महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, कहाँ पर? जिससे महाकाव्य तथा पुराण में, किसमें? महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, अर्थात क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष के नाम से या भरतों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष या भरतों का देश कहा जाता है। तथा यहाँ के निवासियों को, यानी जो यहाँ पर निवास करते हैं, कहाँ पर? जो भारतवर्ष या भारतों के देश में जो निवास करते हैं, यहाँ के निवासियों को भारतीय क्या कहा जाता है? भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। क्या कहा गया? भारत की संतान कहा गया। यानी तो इसका, और भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि भरत किसका नाम था? तो एक प्राचीन कबीले का नाम था। किसका? एक प्राचीन कबीले का नाम था। तो जो हमने आप सबको पहला पॉइंट बताया है, इसका हम कहने का मतलब यही है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, कहाँ पर? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए इस उपमहाद्वीप को भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भारतों का देश कहा जाता है। और यहाँ के निवासी, जो यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय अथवा भारत का संतान कहा गया। और भारत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। किसका? एक प्राचीन कबीले का नाम था। अब दूसरा हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, या किस भाषा का शब्द है, इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो मध्यकाल में, कहाँ पर देखे होंगे, प्राचीन काल होता तो कभी मध्यकाल होता या आधुनिक काल। तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो अगर पूछा जा सकता कब से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, या भारत को हिंदुस्तान कब से कहा जाने लगा, तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान जो होता है किस भाषा का शब्द? तो फारसी शब्द हिंदू से बना। किससे? फारसी शब्द हिंदू से बना। तो यहाँ ध्यान रखना कि मध्यकाल से हिंदुस्तान को यानी हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। और यूनानी भाषा के ईदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यानी कभी पूछ लेता कि इंडिया क्या बोला जाता है? इंडिया किस भाषा का शब्द, या कब किस भाषा के आधार पर यह कहा जाने लगा है? तो इंडिया जो होता है यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा के शब्द के आधार पर इसे
इंडिया कहा जाने लगा। तो ये ध्यान रखना, यूनानी भाषा के आधार पर इंडिया, इधर के आधार पर इसे इंडिया कहा जाने लगा। इंडिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान जो होता, हिंदुस्तान कब से कहा जाने लगा? मध्यकाल से। यह किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को आधुनिक सुविधा के लिए, किसके लिए? नहीं, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, सॉरी ध्यान रखना, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो ये ध्यान रखना, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा प्राचीन भारत, क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत। सेकंड हमारा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत हो जाएगा। और तीसरा हमारा हो जाएगा आधुनिक भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत। तो भारतीय जो इतिहास उसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत नंबर 1, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। इसे इन्हीं तीनों के हमें नाम ध्यान रखना कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय, हाँ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार, कहाँ के? जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलियरस है। इन्हें सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलियरस को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसने किया था और कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जर्मन के इतिहासकार थे, क्रिस्टोफ सिलियरस थे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते प्राचीन भारत। क्या देखते? प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, हमने बता दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती। तो ये ध्यान रखना कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में, जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो हमें कितने स्रोतों से प्राप्त होती? तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से प्राप्त होती। अब चारों स्रोतों के नाम हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 स्रोत हैं। तो पहला हो जाएगा धर्म ग्रंथ, क्या हो जाएगा? धर्म ग्रंथ, इन धर्मों के आधार पर। दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, क्या होता है? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा हो जाएगा विदेशियों का विवरण, क्या हो जाएगा? विदेशियों का विवरण। और चौथा पॉइंट हो जाएगा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, यानी जो हम खुदाई करते हैं या कोई भी जो पुराने साक्ष्य मिलते उसके आधार पर। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें कितने स्रोतों से प्राप्त होती? 4। चारों के नाम हमें पता होना चाहिए। पहला हो जाएगा धर्म ग्रंथ, दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो जाएगा विदेशियों का विवरण और चौथा हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये 4 साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई थी उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। मतलब हमें धर्म, तो सबसे पहले हम 2 देख रहे हैं। 4 स्रोतों से प्राप्त हो तो पहले हम 2 लेते हैं कि पहले धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन कौन हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। तो भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। क्या है? वेद है। तो जिसको हमने हाईलाइट किया है, मतलब अलग पेन से हमने नोट किया है, उसको आप जरूर ध्यान रखना। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि वेद किसका उपदेश देता है? वासुदेव कुटुंबकम का। किसका? वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद। और वेद किसका उपदेश देता? तो वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता। किसका देता? वासुदेव कुटुंबकम का ये सब उपदेश देता है। तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपरूष से मानती है। यानी भारतीय परंपरा वेदों को, यानी भारतीय जो परंपरा वेदों को नित्य तथा औपरूष मानती है। और वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने वेद हैं। तो कितने वेद है? 4 वेद। अब चारों के नाम हमें पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास में लगभग कितने वेद है? 4 वेद है। चारों के नाम कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद,
तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। तो ये वीडियो आप सबको, अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर या जितने भी पूरे ऑल इंडिया में पेपर होते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप वहाँ पर जीएस से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी के लिए वीडियो उपलब्ध। आप सभी लोग इसको अच्छे से वीडियो देख कर नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। तो सबसे पहले हमें चारों को वेदों के नाम पता होना चाहिए। ऋग्वेद पहला हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद। फर्स्ट में क्या देखेंगे? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ये ध्यान अगर पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जो ऋचाएं क्रमबद्ध उसका ज्ञान के उनको जो संग्रह किया जाता है, संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। उसके बाद इसमें 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। कितनी रचाएँ हैं? 10,462 रचाएँ या रचनाएँ जिसे बोला जाता है, रचाएँ या रचनाएँ हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद किसे कहा जाता है? रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? तो 10,028 सूक्त हैं। और कितने रचनाएं हैं? इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं और 10,462 इसमें रचनाएं हैं। तो ये ध्यान रखना ऋग्वेद। इस वेद रचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के रचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्या? होत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद के जो रचनाएं होती उसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये ध्यान रखना कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। और ऋग्वेद के कितने मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में है, जो सूर्य देवता के सावित्री को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये ध्यान रखना। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ये ध्यान, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का प्रसिद्ध उल्लेख है और 9वें मंडल में क्या है? सूर्य देवता सोम का उल्लेख है। और ये ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा रचित की गई है। तो ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका? देवता सोम का उल्लेख है। अब आगे हम देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन किया गया? तो 10वें मंडल में वर्णन किया गया। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में ये वर्णन किया गया है। तो ये आज की जो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको हमने नोट्स बना के इस एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सबको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन तो सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करिए। तो ये हमारा आज का सामान्य यानी जीएस का क्वेश्चन जो हमने भारत के इतिहास के बारे में पढ़े। अब जो हमारा जीएस का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यानी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। कल जो हमारा वीडियो आप सबको उपलब्ध होगा एग्रोनॉमी के, क्या एग्रोनॉमी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए हम लेकर आएंगे। तो ज़रूर उसको आप देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।